हेलो बच्चों, आपके चैनल मैथ करेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। आज क्या क्या हम पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। लेक्चर 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव। तो पहला टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मेरा पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा रहेगा ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, ये दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक रहेगा, अगर ये दोनों पूरा हो जाता है तो तीसरा टॉपिक रहेगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम को हम स्टार्ट करते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट आपको सिखलाते हैं। वेन डायग्राम, वेन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट्स में एक रिलेशन फाइंड किया जो कि डायग्राम्स के फॉर्म में रिलेट किया जाता था। जैसे मान लीजिए हम सेट्स जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि सेट्स को हम 1 2 3 इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही वेन ने भी एक तरीका निकाला जिसको हम विजुअल तरीका कह सकते हैं, विजुअल फॉर्म, जो कि हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम विजुअल फॉर्म कह सकते हैं। वेन डायग्राम एक विजुअल फॉर्म है। ओके, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इसमें होता है क्लोज्ड कर्व्स, जिसके मदद से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसके मदद से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे यूनिवर्सल सेट है और जो सिंपल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट हम पिछले लेक्चर में बात किए थे कि वो सेट होते हैं जो सुपर सेट होते हैं। मतलब कि जैसे ए बी दो सेट है, तो ये जो यू सेट होगा यूनिवर्सल सेट, ये सुपर सेट होगा, ये सुपर सेट होगा ए और बी का। या ये भी कह सकते हैं ए और बी जो हो गए सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। मतलब कि जो गिवन सेट्स हैं उनके बेसिस पे हम यूनिवर्सल सेट को फॉर्म करते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हम बात किए थे। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो बड़ा वाला सेट होता है, उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर हम यू ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन। ये दिखा रहा है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट आएंगे, ए बी के भी आएंगे और जो और अलग भी हैं वो भी आ सकते। जैसे हम कहें कि ए के अंदर 1 2 है और बी के अंदर 3 4 है, तो ए के अंदर 1 2 भी आ जाएगा, 3 5 भी आ जाएगा और कुछ और एलिमेंट है 6 7 तो भी आ जाएगा। ये हो गया हमारी यूनिवर्सल सेट। और सपोज करिए हमको ए सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल अगर हमको इस सेट को रिप्रेजेंट करना है बाई वेन डायग्राम, तो हम उसके लिए हम क्लोज्ड कर्व का मदद लेते हैं। तो क्लोज्ड कर्व क्या क्या हो सकता है, या तो ओवल हो सकता है, या तो सर्किल हो सकता है, या तो ट्रायंगल हो सकता है। मतलब ऐसे कर्व्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि अगर हम यूनिवर्सल सेट भी हो और हमारे पास सेट भी हो तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यू, और हम एक सर्किल ले लेंगे जो कि सेट ए को दिखलाएगा और दूसरा सेट बी को दिखलाएगा, ए बी। तो ये यू हमारे पास क्या है, सेट ए में 1 2 और सेट बी में 3 5, और यू में क्या क्या है 1 2 3 5 6 7, ये हमारे एलिमेंट है यू में। तो 1 2 आ गया इसमें, 3 5 आ गया इसमें, और बचे हुए एलिमेंट बाहर लिख देंगे ऐसे। अगर सपोज करिए हमारे पास 1 2 होता है इसमें और 3 भी होता है, तब कैसे रिप्रेजेंट करते, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू कुछ करते ऐसे दिखलाते हैं, इसमें हम लिखते हैं 1 2 और इसमें 3 लिख देते हैं, और बचे हुए को इसमें और 6 7 को इसमें। ये कॉमन पोर्शन ये दिखला रहा है कि ये एलिमेंट इन दोनों में है। ओके,
ये हमारे दिखला दिया सेट्स का रिप्रेजेंटेशन और यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन। ये तो हो गया हमारे वेन डायग्राम की बात कि वेन डायग्राम में कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसके यूनिवर्सल सेट के रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सेट्स के ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो सेट्स के ऑपरेशन में हम लोग बात करेंगे पहले नंबर पे यूनियन ऑफ सेट्स, किसी सेट का यूनियन जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ए यूनियन बी। एग्जाम्पल के लिए बताया, आगे बताएंगे डिटेल में इसको। दूसरा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा आता है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। चौथा आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये चार हमारे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स से। यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन ऑफ सेट क्या करता है? तो ये इस तरह से डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड कि अगर कोई सेट मेरे पास ए दिया है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है और कोई सेट बी दिया है जिसमें 3 4 5 एलिमेंट है, ये कहता है कि ये जो ए यूनियन बी होगा एक नया सेट होगा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3 और 4 5 ऐसे। तो ये हमारा जो नया ये सेट आया है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यूनियन बी क्या कहता है कि जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, और सच डेट ए यूनियन बी जो बराबर होगा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से। ये इसका डेफिनेशन होता है ए यूनियन बी का, कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो ए में भी होगा या तो बी में होगा, मतलब या तो ए में होगा या तो बी में होगा या दोनों में होगा। तो जो एलिमेंट आएगा वो ये आता है। ओके, ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम देखिए, ये सेट यू हो गया, ये सेट हमारा ए हो गया और ये सेट बी हो गया। इसके अंदर क्या क्या है? ए में 1 2 3 और इसमें क्या क्या है? 4 5। ओके, तो ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है आपको, शेडेड पोर्शन ऐसे, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया ए यूनियन बी, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे भी हम विजुअल कर सकते हैं कि कोई अगर सेट दो दिया है तो उसको विजुअल फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, तो ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन। तो सेट्स के इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इसको समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा है सेट जिसके पास एलिमेंट है 4 5 3, ये हमारे पास एलिमेंट है। ओके, तो अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट हम इसका कॉमन एलिमेंट लेंगे।
जो कॉमन एलिमेंट आएगा वही ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसे होता है 1 2 और इसमें होता है 4 5, अगर इस ऐसे का आता है तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है फाइनल सेट, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए वो हो गया एम्प्टी सेट। ओके, ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा एम्प्टी सेट। और उसके बाद हम इसको और विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब वेन डायग्राम के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, ऐसे ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे, दूसरा एक ए सेट बनाएंगे और बी सेट बनाएंगे। इसमें हम लिख लेंगे 1 2 3 एलिमेंट, 1 2 3, और नेक्स्ट में आ जाएगा 4 5, ये हमारा एलिमेंट होगा। तो इसमें कॉमन पोर्शन यही है, तो इसको सेट कर देंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये किसके वैल्यू के बराबर है, 3 के। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम विजुअल भी देख लिए कि कैसे विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का डिफरेंस, अब देखिए जैसे हम लोग देखते हैं 4 - 2 = 2, ये हम लोग सब्ट्रैक्शन का एक फॉर्मेट है, लेकिन सेट्स में इसका मतलब ये नहीं होता है। सेट्स में इसका मतलब कुछ अलग ही होता है। ओके, तो अगर सेट मेरे पास ए है और -b लिखते हैं, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर ए के पास सोचिए कि 1 2 3 एलिमेंट है और बी के पास है 3 4 5, मतलब ए के पास इतने और बी के पास इतने हैं, तो ए - बी जो होगा वो ये कहेगा कि हमको वो एलिमेंट ए में नहीं चाहिए जो बी में हो। तो बी में कौन सा एलिमेंट है जो ए में है, ये वाला, और कोई तो नहीं है, इसलिए ये 3 एलिमेंट जो होगा वो हट जाएगा इनमें से। तो ए में वही एलिमेंट चाहिए जो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो इसको डेफिनेशन क्या है इसका, ए - बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ये हमारा क्या हो गया, ए - बी हो गया। तो ये मेरा ए - बी को रिप्रेजेंट करती है, ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम कैसे आएगा वो देखते हैं। तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार आएगा, ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 और 5। तो हमको ए - बी चाहिए, तो बी वाले पोर्शन को छोड़ के जो बचा है वो हो जाएगा ए - बी। ये पोर्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए - बी। इसमें एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, 1 और 2। ये हो गया हमारा ए - बी। अगर सपोज करिए ए के पास 1 2 एलिमेंट हो और बी के पास हो 3 4, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ए - बी इक्वल टू सेम आएगा 1 2। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट की बात। अब नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। चौथा आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट की बात आता है, तो वो कैसे होगा ये देखते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए डेल्टा बी। इसका मतलब ये होता है कि जो ए - बी है, जो कि हम पिछले बताए हैं डिफरेंस ऑफ सेट का यूनियन ले लेंगे बी - ए के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा यूनियन ऑफ डिफरेंस ऑफ ए - बी एंड बी - ए। मतलब कि ए - बी और बी - ए का अगर हम यूनियन लेते हैं उसको हम कहेंगे ए डेल्टा बी। जैसे एग्जांपल, ए इक्वल टू आ गया 1 2 3 और बी इक्वल टू आ गया 4 5 6, ये आ गया। तो हम ए - बी लिखेंगे तो आएगा 1 2, और बी - ए लिखेंगे तो आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए,
तो a माइनस बी लिखेंगे तो 1 2 आएगा, और b माइनस ए लिखेंगे तो आएगा 5 6। मतलब जो 3 कॉमन है वो b में से निकल गया। इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी का मतलब होगा जो b का एलिमेंट और a का एलिमेंट जो कॉमन है वो a में से केवल निकाल दो। तो कॉमन क्या था 3, तो b माइनस ए आ गया। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करेंगे, मतलब कि 1 2 5 6 अगर हम कर दिए तो ये हमारा आ गया ए डेल्टा बी। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। कि सेट्स का जो ऑपरेशंस होता है वो क्या होता है। तो अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है डिसजॉइंट ऑफ सेट, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। तो इसका हम वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट का। तो अगर कोई सेट ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट था, जैसे ए के पास 1 2 एलिमेंट है और बी के पास है 3 4, कुछ कॉमन नहीं है, तो ए को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ए 1 2 का एलिमेंट है और बी 3 4 का, मतलब ये दिखा रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है। अगर ओवरलैपिंग सेट होंगे तब ओवरलैपिंग सेट होगा तो क्या होगा, एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होगा, मतलब कि इन दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा, तो उसको कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। पिछले कंसेप्ट में सिमेट्रिक डिफरेंस में उसका वेन डायग्राम बताना मैं भूल गया, तो उसका वेन डायग्राम देख लीजिए। वेन डायग्राम ऑफ ए डेल्टा बी का, तो ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम ऐसे होगा कि ए ये है और बी ये है। तो इसमें ए है, ए माइनस बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस ए को। ओके, तो जो हमारे बी है ये, तो इसका यूनियन अगर लेंगे तो ये दोनों ओर का शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ये वाला शेडेड ये वाला शेडेड, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, जिसको कहते हैं हम ए डेल्टा बी। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन विजुअल। अब नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने लॉ और कैसे लॉ होते हैं। लॉज ऑफ सेट्स, जो सेट्स हैं उनके लॉ क्या क्या होते हैं। जैसे हम लोग अर्थमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब हम अर्थमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ये सब लॉ। लेकिन इसमें कुछ और लॉ जुड़ जाते हैं, जैसे इसमें होता है इडेम्पोटेंट लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, और अर्थमेटिक में एक और लॉ होता है, इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और एक अब लॉ ऑफ सेट्स में एक और से लॉ आता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, और एक आता है इंटरसेक्शन लॉ, लॉ। ओके, ये हो गया इंटरसेक्शन लॉ, ये हो गया यूनिवर्सल लॉ। इतने लॉ हमको पढ़ने हैं, तो बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेक्शन का, और यूनियन के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये लॉ क्या करता है, ये लॉ कहता है, जैसे हम लोग को एडिशन में पता है कि 2 + 4 वो सेम होता है 4 + 6,
4+2 से सेम होता है, मतलब कि इसका पोजीशन अगर हम इंटरचेंज कर दें तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। वैसे ही इंटरसेक्शन और यूनियन में भी होता है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी लिखा है तो सेम होगा बी यूनियन ए से। जैसे एग्जांपल ले लें, वही पिछला वाला 1 2 3 और बी का 3 4, तो ए यूनियन बी क्या आएगा 1 1 2 3 4, और बी यूनियन ए भी क्या आएगा 1 2 3 4। ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। दिख भी रहा होगा क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। यूनियन के लिए हो गया। अब इंटरसेक्शन के लिए बात कर लें, ए इंटरसेक्शन बी भी होगा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। कैसे, देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में भी 3 कॉमन है और बी इंटरसेक्शन ए में भी 3 कॉमन है। तो ये भी लॉ पता चल गया कि ये इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट लॉ जो आता है वो होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या आएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक में 2 + 4, तो पहले जोड़ लिया 6 को बाद में जोड़ा, वो सेम होगा 2 + 4 + 6। मतलब इन दोनों को पहले जोड़े या पहले इन दोनों को, बाद सेम होगा। तो वैसे ही यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी होता है। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी कर दें, वो सेम होगा ए यूनियन बी यूनियन सी से। जैसे ए का वैल्यू लिख लें 1 2 3, बी का वैल्यू लिख लिए 3 4 और सी का वैल्यू लिख लिए 5 4 5। ओके, 4 5 लिख लिए। तो ए यूनियन बी जो आएगा हमारा 1 2 3 और 4, और बी यूनियन सी आएगा हमारा 3 4 5। तो इम्प्लाई करेगा यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी कितना 1 2 3 4 5, और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 4 5। ये दिखा रहा है कि दोनों सेम है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों सेम होते हैं। ये हमारे यूनियन का कंसेप्ट हो गया। अब आता है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। जैसे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 3 आएगा, और बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा 4 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आया, सी में क्या है 4 5, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 3, इनमें कुछ इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये 5 हो गया। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी में 4 है, ए में है 1 2 3, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। जैसे इसमें कॉमन नहीं था वैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी कॉमन नहीं है, मतलब 5 है इसमें। तो ये दोनों क्या हो गए सेम सेट दिखा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। दोनों सेम है इसलिए इक्वल सेट है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए इक्वल होगा। तो एसोसिएटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन सेट में फॉलो करता है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है वो यूनियन के ऊपर है या इंटरसेक्शन के ऊपर है। जैसे अगर हम लिखे ए इंटरसेक्शन, ये सबसे पहले ये समझिए 2 × 4 + 3, तो क्या लिख सकते हैं हम 2 × 4 + 2 × 3 ये लिख सकते हैं। तो क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक दूसरे में, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एग्जाम्पल देख लें 1 2 3, बी में लिख लेते हैं 4 5 3, और सी में लिख लेते हैं 4 6। ओके, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी हमारा आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 4।
और यूनियन ए के साथ क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 और 4। वैसे ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा हमारा 1 2 3 4 5। और ए यूनियन सी क्या आएगा, ए यूनियन सी आएगा हमारा 1 2 3 4 6। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या आएगा, जो कॉमन है वो देखिए 1 2 3 कॉमन है और 4 कॉमन है, केवल यही कॉमन है। तो 1 2 3 4 ये आ गया। तो आप देखे होंगे कि ये इसके बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। वैसे इंटरसेक्शन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यूनियन के ऊपर। ये सेम होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि जो ये इंटरसेक्शन है ये यूनियन के बी के ऊपर भी जाएगा और सी के भी ऊपर जाएगा, और जो कॉमन होगा उसका यूनियन कर लेगा। इसका देख लेते हैं, बी यूनियन सी कितना आएगा, बी यूनियन सी हमारा आएगा 4 5 3 6 यही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना आएगा, इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है केवल ए से, तो इसमें आ जाएगा 3। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी के ये हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या आएगा, इसमें 3 आएगा। और ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी 5, ए इंटरसेक्शन सी आएगा 5 कुछ नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, ये हमारा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। ये वाला दोनों बराबर हैं। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ कि सॉरी इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है एक दूसरे पे। एसोसिएटिव तो हो चुका था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, तीसरा था ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ भी है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, जिसमें क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी है, एक कंसेप्ट ऑपरेशन ऑफ सेट में छूट गया था, उसको देखने के बाद ही ये कंसेप्ट डी मॉर्गन्स लॉ का समझ में आएगा। क्या है वो कंसेप्ट, कंप्लीमेंट। सॉरी देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स का है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स का एक कंसेप्ट है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब होता है, जैसे ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास एलिमेंट दिया है यूनिवर्सल सेट का। तो हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट तो पहले ऐसे करते हैं, अगर हम ये लिखते हैं इसका मतलब ये होता है वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो कि ए में ना हो वो सारे चाहिए। तो ए में 1 2 3 है, उसको छोड़ के सारे 4 5 6। ये डिफाइन कैसे होता है, तो x सच डेट x बिलोंग टू u बट x नॉट बिलोंग्स टू ए। x u में तो बिलोंग करेगा बट x नॉट बिलोंग टू ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू u माइनस ए डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम का ये कुछ ऐसे होगा, ये ए सेट है और ये यू सेट है, तो ए डैश जो होगा ये बाहर का जितना पोर्शन है गोले वाले के अंदर को छोड़ के वो सारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए डैश। ओके, तो अब हम इसको समझने के बाद डी मॉर्गन्स लॉ समझ सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, चौथा लॉ डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई दो सेट है उनका हम यूनियन लिए हैं और उसका कंप्लीमेंट लेते हैं, वो बराबर होंगे ए डैश, और ये यूनियन जो होता है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और ये बी डैश इसके बराबर होगा। और दूसरा कहता है क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कंप्लीमेंट लें
वो बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। मतलब इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा और सबके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया। ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3। अभी हम ले लेते हैं 3 4। ओके, तो ए यूनियन बी जो हमारा आएगा और यू हमारे पास सपोज कर लो है 1 2 3 4 और 5 है, ये हमारे पास यू है। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो हमारे पास आएगा और इसको कुछ रिप्रेजेंट कर भी लेते हैं ए बी। ये ए है, ये बी है, इसमें एलिमेंट 1 2, इसमें 3 और इसमें 4 और यहाँ पे बाहर 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 आएगा। और ये यूनियन बी डैश मतलब कि इसके बाहर वाला ये ए यूनियन बी डैश है। मतलब यू में वो सारे एलिमेंट जो कि ए यूनियन बी में ना हो, तो ये केवल 5 ही है ऐसा जो इसके बाहर है। मतलब ये वाला पोर्शन, बाहर पोर्शन केवल 5 है। ए यूनियन बी डैश यही आ गया। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए है ये बी है, तो ए डैश ये आएगा, ये ए है ये बी है, ये ए डैश का पोर्शन है। ये हमारा पोर्शन हो गया ए डैश का। और बी डैश का पोर्शन हमारा क्या है, बी डैश का पोर्शन ये वाला है, ये सब बी डैश का पोर्शन है केवल बी को छोड़ कर। ये ए है ये बी है, ये सब बी डैश का पोर्शन। इसका मतलब कि जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ये पोर्शन किस चीज़ का है, ये हमारा पोर्शन है ए डैश का। ये वाला पोर्शन किसका है, ये बी डैश का। मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ ए का ये पोर्शन है और कम्प्लीमेंट ऑफ बी का ये पोर्शन है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा कॉमन एलिमेंट। मतलब ये वाला, ये जितना भी देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कुछ इसी प्रकार आया है, इसमें 5 है और इसमें, तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी डैश के बराबर होता है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। एग्जाम्पल से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये था डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पांचवा, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब कि अगर हम ए में यूनियन कर दें फाई का, मतलब इम्पटी सेट का, तो वही सेट दे देगा। ये आया हो गया आइडेंटिटी लॉ। जैसे ए इक्वल टू 1 ले लिए, ए में यूनियन फाई किए तो क्या आएगा, वही सेट आएगा ए। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ फॉर यूनियन। यूनियन के लिए था ये। अब हम इंटरसेक्शन के लिए बात करेंगे। इंटरसेक्शन, अगर हम ए में इंटरसेक्शन यू का ले लें तो क्या आएगा ए। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 ही है और यू हमारे पास है 1 2 3, तो इंटरसेक्शन ले लें अगर ए इंटरसेक्शन यू, ये क्या आएगा 1 2 आ जाएगा जो ए के बराबर है। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ फॉर इंटरसेक्शन, और ऊपर वाला था यूनियन के लिए। नेक्स्ट लॉ आता है इम्पटी सेट लॉ। इम्पटी सेट लॉ मीन्स कि इम्पटी सेट का कुछ लॉ है। जैसे अगर ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो ये हमेशा फाई आएगा, और ए यूनियन फाई करेंगे तो ये ए आएगा। ओके, और नेक्स्ट है सातवां यूनिवर्सल सेट का लॉ। यूनिवर्सल सेट लॉ, इसमें क्या कहता है कि अगर ए यूनियन यू कर दिए तो ये आएगा हमारा हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर, और ए इंटरसेक्शन यू कर दिए ये आएगा ए के बराबर। ये हमारे हो गए यूनिवर्सल सेट के लॉ। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत देर से कंसेप्ट कर रहे थे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को ही बंद करेंगे। जैसे एक्स डैश एक्स इंटरसेक्शन यू यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखते हैं। एक्स इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसे हो जाएगा।
अब देखिए कहा है कि x इंटरसेक्शन x डैश। देखिए x डैश क्या होता है और x क्या होता है। x डैश और x जो होते हैं वो होते हैं डिसजॉइंट सेट। तो अगर ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसे हम लिख लें और इंटरसेक्शन y डैश लिख लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में ये प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव लॉ। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा 5। तो हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़ें कि कोई भी 5 के साथ, अगर पढ़ा था इम्पटी सेट लॉ में कि अगर कोई भी सेट है उसका अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो क्या आ जाता है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5 के बराबर। हमने पढ़ा था इम्पटी सेट लॉ में कि अगर कोई भी सेट है उसका अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो क्या आ जाता है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5 के बराबर। हमने पढ़ा था इम्पटी सेट लॉ में कि अगर कोई भी सेट है उसका अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो क्या आ जाता है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5 के बराबर।